नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली में दंगों के बाद अब दिल्ली शांत दिखाई देती है। हालांकि दंगों के मुद्दे पर आज संसद में एक बार फिर से हंगामा हुआ, तो संसद में तो शांति नहीं, लेकिन दिल्ली एक तरफ शांत दिखाई देती है। दंगों को लेकर आज बड़ी खबर यह आई कि जो दंगों में, दिल्ली दंगों की शुरुआत में जो एक व्यक्ति पुलिस पर गोली तानते हुए दिखा था, वो शाहरुख जो था, उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ताहिर हुसैन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन दंगों में जो कुछ नुकसान हुआ, जो कुछ दंगों के जख्म हैं, उनको भरने में देर होगी। और इन दंगों में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके घर भी जले हैं, सबकी इबादत गाहों को भी जलाया गया है, और हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं, उनकी मौत भी, दुखद मौत भी हुई है। इसलिए जरूरी है कि इन दंगों के गुनहगार, चाहे वो जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी इन दंगों के पीछे था, उसको गिरफ्तार करना जरूरी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी जरूरी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये दंगाई हैं और इनका कोई मजहब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, ये सीधे सीधे इंसानियत के दुश्मन हैं, दंगाई हैं। लेकिन इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, पर आप कलम के दंगाइयों का क्या करेंगे? जी हां, मैं कलम के दंगाइयों उनको कह रहा हूं, ऐसे लोग जो मीडिया में पत्रकार हैं और मीडिया में लगातार जहर फैलाते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह की एक तरफा या भड़काऊ रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे लोग जो इन दंगों में, दंगों की आग में घी, या घी भी नहीं कहना चाहिए बल्कि पेट्रोल डालने का काम करते हैं। और ऐसी बड़ी तादाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, हालांकि जी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मीडिया चाहे 370 हो, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, हमने देखा कि एक बड़ा पैटर्न साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारत को लेकर लगातार झूठी और फेक न्यूज जो है वो लगातार खड़ी करना, भारत को बदनाम करने की कोशिश करना। और ऐसी खबर जब कोई आती है, झूठी खबर आती है, तो भारत के ही कई पत्रकार उन झूठी खबरों को आधार बनाकर लगातार नफरत फैलाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये कलम के दंगाई हैं, और इन कलम के दंगाइयों को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि देश में और दिल्ली में शांति हो, तो इन कलम के दंगाइयों को पहचानना भी जरूरी है, और साथ साथ इनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी जरूरी है। आज दो टूक में इन्हीं कलम के दंगाइयों पर बात करेंगे, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, दुनिया भर में जो मीडिया है, किस तरह से भारत को बदनाम करने के लिए दिल्ली दंगों की भड़काऊ और एक तरफा और बहुत हद तक झूठी रिपोर्ट भी लगातार करता रहा। मैं ऐसे आपको कई उदाहरण दिखा सकता हूं। मैंने पहले भी आपको नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलाई जा रही है, जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, मैंने आपको इसके कई उदाहरण दिए थे। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, इंटरनेशनल जो मीडिया है, उसको लेकर कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करूंगा। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं, एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो है अपने देश में मीडिया को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट क्या था, जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जिस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उन लोगों में शामिल है जिसकी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर इशारा किया था। आइए देखते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया और क्या कहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट था एक दिन पहले का। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कॉमसेट, एबीसी न्यूज, सीबीएस न्यूज को टैग किया, और टैग करके डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लोग आपकी फेक न्यूज से तंग आ चुके हैं। वो जो पढ़ते हैं और देखते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण फेक न्यूज है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो फेक न्यूज है वो आम जनता की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, और जाहिर सी बात है अमेरिका के संदर्भ में कहा, लेकिन भारत के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिस तरह की दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग करता रहा, आइए उसके कुछ चंद आपको उदाहरण दिखाता हूं। एक एक करके नजर डालिए, और फिर उसके बाद देखिए कलम के दंगाई कौन है। इनको पहचानना, इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं आपको 4 उदाहरण दिखाऊंगा। मैंने कहा बहुत सारे दिखा सकता हूं, लेकिन सिर्फ 4 उदाहरण दिखाता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने दिल्ली दंगों पर फैलाई फेक न्यूज। जी हां, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिल्ली दंगों पर फेक न्यूज फैलाई, इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये हैं कलम के दंगाई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या खबर, क्या फेक न्यूज फैलाई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अंकित शर्मा की हत्या पर झूठी खबर छापी। जी हां, फेक न्यूज छापी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अंकित शर्मा की हत्या को लेकर झूठी खबर छापी। ये झूठी खबर क्या थी, उसके अहम बिंदु भी आपको बता रहा हूं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अंकित शर्मा के भाई को कोट करते हुए लिखा कि दंगाई जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए और उनके भाई को खींच कर ले गए, बाद में उनके भाई की हत्या कर दी गई। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। जबकि सच क्या है? सच यह है कि अंकित शर्मा के भाई ने कहा कि दरअसल उनसे ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। अंकित शर्मा के भाई ने कहा उसने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। और इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ बाकायदा महाराष्ट्र और दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को ट्विस्ट करने और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए दरअसल ये पूरी झूठी खबर छापी, जिसको लेकर पुलिस में वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जा चुकी है। हफिंगटन पोस्ट ने दिल्ली दंगों पर फेक न्यूज छापी। जी हां, हफिंगटन पोस्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर एक फेक न्यूज छापी और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज के सौदागर हैं, ये कलम के दंगाई हैं। हफिंगटन पोस्ट की फेक न्यूज देखिए क्या थी। इस रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, हफिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में धर्म के आधार पर दंगा पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। यानी एक धर्म के लोगों का इलाज किया जा रहा है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा। इस रिपोर्ट में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल का नाम लेकर फेक न्यूज छापी हफिंगटन पोस्ट ने। और हफिंगटन पोस्ट ने बाकायदा ये साफ तौर पर कहा कि एक मजहब विशेष के लोगों को उनका मजहब जानने के बाद हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं करा जा रहा। रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की गई कि एक समुदाय विशेष के लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा है जानबूझकर। यह हफिंगटन पोस्ट ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में छापा। और इस रिपोर्ट को लेकर के जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर किशोर सिंह ने इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया है, आधारहीन बताया है। एलएनजेपी हॉस्पिटल ने, हॉस्पिटल का यह भी कहना है कि उनसे इस बारे में कुछ भी उनसे पूछताछ नहीं की गई, ना ही उनसे जानने की कोशिश की गई कि सच क्या है। तो यह हफिंगटन पोस्ट का एक जो झूठा बयान था हफिंगटन पोस्ट का, वो आपके सामने है। दिल्ली दंगों पर द गार्डियन ने छापी एक तरफा रिपोर्ट। इनसाइड दिल्ली बीटन, लिंच्ड एंड बर्न्ट अलाइव शीर्षक से इस रिपोर्ट को शेख अजीजुर रहमान ने लिखा। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दंगों के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया। दंगों में हिंदू और मुसलमान दोनों मरे, दोनों घायल हुए, पर गार्डियन ने 3000 शब्दों की रिपोर्ट में एक भी मरने वाले या घायल हिंदू परिवार से बात नहीं की। कपिल मिश्रा को दंगों का दोषी और ताहिर हुसैन को निर्दोष दिखाया। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट के लिए ताहिर हुसैन का इंटरव्यू तो किया, पर कपिल मिश्रा का नहीं। द गार्डियन ने अंकित शर्मा की हत्या को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। अल जजीरा ने दिल्ली दंगों पर कई एक तरफा रिपोर्ट्स प्रकाशित की। 25 फरवरी को अल जजीरा ने राइज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिंदू नेशनलिज्म शीर्षक से वीडियो पोस्ट किया। यह वीडियो एक समुदाय विशेष को भड़काता भी है और साथ ही साथ इसमें जम्मू कश्मीर के नक्शे को भी गलत दिखाया गया है। इस वीडियो के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो यह मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार दिल्ली दंगों पर फेक न्यूज दिखाता रहा और एक तरह से दंगे भड़काने के लिए भी यह फेक न्यूज जो है दिल्ली में इसको भी इस्तेमाल किया कई भारतीय पत्रकारों ने। और इसी संदर्भ में बड़ा जरूरी है, भारत के एक प्रतिष्ठित पत्रकार उन्होंने क्या ट्वीट किया, आइए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी संदर्भ में उनका वो ट्वीट बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको तमाम फेक न्यूज के सौदागर दिखाए उनमें यह ऐसा मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है जिसमें रिपोर्ट लिखने वाले बहुत से भारतीय पत्रकार हैं और एक भारतीय पत्रकार ने इनको लेकर क्या टिप्पणी की वो आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए नजर डालते हैं क्या कहा। जी हां, जे गोपी कृष्णन एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट करके कहा दिल्ली दंगों के संदर्भ में, उन्होंने कहा मैं क्यों नाराज हूं, मुझे एक अमेरिकी अखबार ने दिल्ली दंगों पर धार्मिक आधार पर रिपोर्ट लिखने और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे पर क्या असर रहा, इस ऐसा लेख लिखने को कहा गया और इसके एवज में मुझे $1500 प्रति 1000 शब्द का मुझे ऑफर दिया गया। मेरा सीधा सा जवाब था इसीलिए आपके राष्ट्रपति आपको प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं। तो जे गोपी कृष्णन ने बताया कि किस तरह से एक लाइन विशेष को लेकर के पत्रकारों को, भारत के पत्रकारों को कहा जाता है कि वो इस लाइन पर खबर लिखें, इस तरह की खबर लिखें और उनको $1500 और इससे बड़ी रकम ऑफर की जाती है। आप समझ सकते हैं कि एक लेख का 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए मिलता है इस तरह की भारत के खिलाफ
झूठी एक तरफा रिपोर्ट लिखने का। और दो टूक में मेरा आज के चर्चा का विषय यह है, दो टूक का मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक का मेरा आज का सवाल है, आज का दो टूक का मेरा सवाल, दिल्ली दंगों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा फेक, एक तरफा और भड़काऊ रिपोर्टिंग की गई, आखिर किस मकसद से? तो आज का मेरा एक सवाल, सीधा सवाल, और मेरे साथ इस चर्चा में तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए एक परिचय करवा दूं। तीनों आज मेरे साथ पत्रकार हैं, आज कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा नहीं है, तीनों मेरे साथ पत्रकार हैं, क्योंकि ये पूरा सवाल जो है दंगाई मीडिया से जुड़ा है, कलमकार मीडिया से जुड़ा है, कलम चलाने वाले जो दंगाई हैं उनसे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ तीन मेहमान, परिचय करवा दूं। मेरे साथ नीरजा चौधरी जी हैं। नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, कई अखबारों के लिए लगातार कंट्रीब्यूट करती हैं। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और IANS से जुड़ी हुई हैं, फॉरेन एंड स्ट्रैटेजिक एडिटर हैं IANS की। मेरे साथ तीसरे मेहमान प्रमोद सिंह जी हैं। प्रमोद सिंह जी पॉइंटर से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का शुक्रिया और स्वागत। मैं इस डिबेट की शुरुआत नीरजा जी आपसे करता हूँ। नीरजा जी, ये जो कुछ मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, आपको देखकर क्या हैरानी हुई, या फिर बहुत समय से शायद ऐसा चल रहा था लेकिन हम लोग ने इसको बहुत गहराई में जाकर शायद देखा नहीं, रिसर्च नहीं की, शायद भारत को लेकर इसी तरह की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्यों? मुझे लगता है एक जनरलाइज्ड नहीं मानना चाहिए इस चीज़ को कि 2, 3, 4, 5 ऐसी स्टोरीज आई हैं तो पूरा वेस्टर्न मीडिया यही करता रहा है। एक चीज़। दूसरा, जो आपने स्टोरीज कोट की है ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, अंकित शर्मा की, अगर आप वहाँ ग्राउंड पे जाइए तो कोई भी आपको बता देगा कि अंकित शर्मा की डेथ कैसे हुई, जिन लोगों ने देखा तो और बुरी तरह हुई, ये भी सही है। और दूसरा जो आपने कहा ना कि हफिंगटन पोस्ट की बात है कि जो हॉस्पिटल में इलाज है, मैं तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में गई थी, LNGP में नहीं। तो 2-3 चीज़ें सामने आती हैं अशोक। नंबर 1, जिन्होंने लिखा है आर्टिकल वो अपने आप ग्राउंड लेवल पे नहीं गए, उन्होंने और लोगों के ऊपर रिलाई किया। दूसरा है कि अगर वन साइडेड रिपोर्ट होने की अगर होता है, आप एक तरफा लोगों से बात करेंगे तो फिर वो वन साइडेड होगा, दोनों तरफ के लोगों से बातचीत नहीं की गई, इससे वन साइडेड हो जाता है। तो ये तो अनएथिकल जर्नलिज्म हुई ना। मैं गार्डियन के जिस स्टोरी का जिक्र कर रहा हूं, गार्डियन ने पूरी अपनी स्टोरी में उसने कहीं पर भी ये एक भी ऐसे हिंदू परिवार से बात नहीं की जो दंगाइयों का शिकार हुआ, एक भी ऐसे पीड़ित से बात नहीं करी। यहां तक कि 3000 जो है शब्दों की रिपोर्ट थी, उस 3000 शब्दों की रिपोर्ट में अंकित शर्मा का जिक्र नहीं था, कपिल शर्मा का जिक्र था, साथ साथ ताहिर हुसैन का जिक्र था। लेकिन ताहिर हुसैन को कोट किया गया, ताहिर हुसैन से इंटरव्यू किया गया, लेकिन कपिल शर्मा के ऊपर आरोप तो लगा दिए गए, लेकिन कपिल शर्मा से इंटरव्यू करने की जरूरत, तो ये तो माफ कीजिए, कपिल मिश्रा। तो ये तो पूरी तरह से अनएथिकल पत्रकारिता है ना, इसको आप क्या कहेंगी? और आपने कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि जनरलाइज हो सकता है कि हम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा हो जनरलाइज, लेकिन गार्जियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जजीरा, हफिंगटन पोस्ट, इंडिपेंडेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये कौन है नीरजा जी? ये तो इसमें कौन बच रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बच कौन रहा है इसमें? देखिए अशोक, वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर आपने देखी, जैसे ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग हुई, ट्रंप इस बार आए तो उन्होंने, कई उनके विश्लेषक हैं, कई उनके कॉमेडी शोज भी हैं जो वो बहुत इर्रेवरेंट तरीके से अपने नेताओं के बारे में बोलते हैं, लिखते हैं, उनको टोटल छूट है। ऐसा नहीं कि कहीं हमारे देश में तो बहुत हम इज्जत से करते हैं, थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बवाल हो जाता है, तो वो तो बहुत ही इर्रेवरेंट है और वो मानते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन मैं इस मानने में तो आप सही कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होना चाहिए, और खासकर जब कम्युनल वायलेंस होता है तो आपको कदम फूक के रखना है। जाहिर सी बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की रिपोर्ट करते हैं तो दरअसल आप दंगों में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। आरती जी के साथ हमने कई कार्यक्रम कश्मीर को लेकर किए, और कश्मीर को लेकर के हमने लंबी सीरीज चलाई आरती जी, जिसमें आपको याद होगा कि BBC से लेकर के शायद ही कोई मीडिया हाउस था जो कश्मीर पर जिसकी फेक न्यूज हमने अपने कार्यक्रमों में जिसकी फेक न्यूज को उजागर नहीं किया। तो आपको लगता है कि हम जनरलाइज कर रहे हैं, या इसके पीछे कहीं कोई आपको कोई स्ट्रैटेजी या कोई बड़ी सोच या भारत के प्रति कहीं बहुत नफरत दिखाई देती है? देखिए, मैं डिनाइल में नहीं हूँ कि ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल पार्टिजनशिप चल रही है वेस्टर्न मीडिया में। इनफैक्ट कई जगह, सिर्फ वेस्टर्न ही नहीं कह सकते, ओवरऑल मीडिया जो है
काफ़ी पॉलिटिकली पार्टिजन हो चुका है। एक तरफ आपको लेफ्ट इकोसिस्टम का मीडिया मिलेगा और दूसरी तरफ आपको राइट विंग का इकोसिस्टम मिलेगा और उसी तरह की रिपोर्टाज भी मिलेगी। तो जो अभी जितने भी आपने अखबार काउंट किए हैं, इन लोगों का बिल्कुल एक पैटर्न है और ये सिर्फ इस इंसिडेंट को लेकर नहीं, इस कम्युनल राइट को लेकर नहीं है। कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई वेस्टर्न प्रेस में वो एक तरफा थी, उनमें कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं था कश्मीर के बारे में, कोई नुआंस नहीं था, कोई ग्रे एरिया नहीं था। अक्सर जितनी भी रिपोर्ट्स हमने देखी वो इस तरह प्रोजेक्ट की गई कि एज इफ इंडिया ऑक्यूपायर है, इंडिया ऑप्रेसर है कश्मीर में, ना कि पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेरर हुआ की बात है, इसका कोई जिक्र नहीं था। उसी तरह दिल्ली में जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, अभी एक पूरा जो लेफ्ट इकोसिस्टम का जितना भी मीडिया है, और आपको मान के चलना पड़ेगा कि अमेरिका का और यूरोप में और यूके में जितना भी मीडिया है, इट इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेफ्ट इकोसिस्टम। चाहे राइट विंग गवर्नमेंट हो, लेकिन लेफ्ट विंग का जो इकोसिस्टम है वही उस पे कंट्रोल इन्फ्लुएंस बनाए रखा है। तो उस वजह से वो नरेंद्र मोदी को अभी से नहीं उनके खिलाफ है, वो पहले से ही खिलाफ थे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो तब से है जब से वो इलेक्शन की उन्होंने तैयारी की थी। तो वो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को सबसे बड़ा अलाय मानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो उस वजह से वो जितने भी प्रॉब्लम्स इंडिया में है उनको इजीली और कन्वीनियंटली सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेलियर बताते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। तो इसीलिए ये एक तरफा है। प्रमोद जी, आरती जी ने कहा कि वो इसको इग्नोर नहीं करेंगी, और लेकिन नीरजा जी ने कहा कि शायद हम जनरलाइज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके सहयोगी गोपी कृष्ण जी का भी हमने ट्वीट दिखाया, उन्होंने तो साफ तौर पर, और उनके कई ट्वीट आए थे लेकिन मैंने सिर्फ एक ट्वीट दिखाया जिसमें साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से मीडिया उनको एक विशेष लाइन पे लिखने के लिए पैसे का ऑफर कर रहा था। भारत के कई पत्रकार लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख रुपए में आपको एक आर्टिकल लिखने के मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो कहेंगे वो लिखेंगे। गोपी हमारे सहयोगी हैं, हम आमने सामने ही बैठते हैं। गोपी की बात से एक साफ हो गया कि अब जिस तरह की ये मैन्युफैक्चर्ड स्टोरीज आती हैं विदेशी अखबारों में, ख़ास तौर से भारत के बारे में, या जब से प्रधानमंत्री मोदी हुए हैं 2014 में चुनाव जीतने के बाद, अभी जो दूसरी बार जीता उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे जीते, फिर दोबारा कैसे जीत गए। तो अगर जो पैसे की बात कही है, $1500 अगर आप देते हैं 1000 वर्ड्स के लिए, तो वो काफ़ी बड़ा पैसा होता है। तो हो सकता है लोग लिख के, लेकिन भाई पैसे के लिए आप ईमान मत बेचिए, कम से कम सच्चाई तो बताइए। हमारे जो भारत के वेस्टर्न मीडिया में ऐसा नहीं कि सब विदेशी लिख रहे हैं, हमारे देश के बहुत से पत्रकार हैं। और इसका असर ये है कि जो अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, बर्नी सैंडर्स और एक जारा सुल्तान है, यहाँ पे ब्रिटिश MP हैं, और एक लॉर्ड नजीर हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के। इन लोगों ने क्या क्या कहा। लॉर्ड नजीर ने तो एक 29 जनवरी को वेस्ट बंगाल में मर्डर हुआ था, एक आदमी ने अपनी बीबी और बच्चे को मार के गाड़ दिया, तो उसकी बॉडी को निकाल दिया, दिखाते देखो भारत में क्या हो रहा है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, और दूसरे फिर जो आपने अंकित शर्मा का भी जिक्र किया था, जितनी घटनाएं हुई थी कि श्री राम का नारा लगा के आए लोगों ने मार दिया, जबकि एक लड़के को राहुल सोलंकी को इसलिए मार दिया कि उसकी बाइक पे जय श्री राम लिखा हुआ था। छोटी छोटी लड़कियों को जो 6वीं 8वीं की थी, वो शिव विहार में ट्यूशन से आ रही थी, और वो मतलब कि इतनी भयानक सच्चाई है कि नाम मतलब कहा नहीं जा सकता कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बच्चियों के शरीर पे नाखून के निशान थे, वो कैसे अपने घर पहुंची उनको भगवान ही जानता है। मेरा मानना है दंगा जब होता है, ये सब तो नहीं, मतलब ये दंगे में सबके साथ होता है। दंगे में क्राउड जो मेंटेलिटी होती है ना, वो किसी को नहीं देखती। हो सकता है कि मुसलमान कहा तो मुसलमान भी मारा जाए, हिंदू कहा तो हिंदू भी मारा जाए। जब इस तरह का दंगा होता है और मरता इंसान है, तो उसमें एक कहना कि नहीं LNJP में जो है हिंदू को ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि वो LNJP अस्पताल जो केजरीवाल के अंदर है, और हम भी गए थे LNJP हॉस्पिटल, हम भी गए थे GTB, जितने भी अस्पताल हैं, वहां पे जो मरीज आता है डॉक्टर नहीं देखता। और पहली बात है, जिन लोगों ने लिखी थी उनको ये जानना चाहिए कि LNJP अस्पताल के ठीक सामने जहां पूरा वॉल सिटी है, वहां से हजारों पेशेंट डेली आते हैं OPD में, वहां तो कभी नहीं होता हिंदू मुसलमान। तो भाई आप जो मतलब जो आप ये देखिए, आप बल्कि ये लिखते कि लोग खून देने के लिए आ रहे हैं, लोग गरीबों की मदद के लिए आ रहे हैं, लोग उनके घर राशन दे रहे हैं, दूध
नहीं मिला, लोग दूध पहुंचा रहे, कहने के बजाय आपने कहा नहीं नहीं ये तो यहाँ पे मोदी ने कराया है प्रोग्राम जिसकी बात करें, और इसमें सरकार जो है ये कॉम्प्लिसिट है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखें तो इसके पीछे एक जो बड़ी तस्वीर है साफ तौर पे दिखती है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिकली तो जरूर हो रहा है किस तरह से। अशोक ये भी मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक व्यक्तिगत चिढ़ है, जहां तक मेरा मानना है। जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट और ये सब तो पता है कि कौन करता है, या विदेशों में भी जितने अखबार हो, या इंग्लैंड अमेरिका को छोड़ दीजिए तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप चले जाइए, न्यूजीलैंड में जहां पे भी चले जाइए, उनको एक खास तौर से चिढ़ है। और उनको और इस्लामिक टेररिज्म नहीं दिखता, उनको हिंदू टेररिज्म दिखता है, जबकि हिंदू टेररिज्म मैं तो मानता नहीं, इसको मैं तो मानता हूं मिथ है। ठीक है, मैं इस्लामिक टेररिज्म हिंदू टेररिज्म में नहीं जाता, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पेंट करने की कोशिश की गई है इन अखबारों में, उस तरह से पेंट करने की कोशिश की गई है कि दरअसल ये पूरा का पूरा जेनोसाइड था, एक समुदाय विशेष के खिलाफ था, और इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी जरूर दिखाई देती है। जेनोसाइड, आप सिख दंगों को जेनोसाइड बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने अखबारों में कहा, सर, पहली बात मैं इसको दिल्ली का भी दंगा नहीं कहता, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक पॉकेट में हुआ। अशोक जी, जो वाकई एथनिक क्लेंजिंग हुई कश्मीर में, जो जेनोसाइड हुआ कल्चरल लेवल पे 1990 में, और रिलीजियस लेवल पे हुआ, एथनिसिटी के लेवल पे जो हुआ 1990 में, कश्मीर घाटी में जो हुआ, मेरी फैमिली और मेरी जितने भी रिश्तेदार हैं, पूरी कम्युनिटी जो है वो वहाँ से निकाले गए। पर यही लोग जो है, जो आजकल इसको पोग्रोम बोल रहे हैं, जो दिल्ली में कम्युनल राइट हुआ, उन्होंने उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। वही लोग हैं जिन्होंने कभी इसको जेनोसाइड नहीं बोला कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से आप लोगों ने साफ कर दिया, जो 30 साल के बाद भी अपने घर नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में कभी ये नहीं कहते कि जेनोसाइड है या एथनिक क्लेंजिंग है। तो यही लोग हैं जो पॉलिटिकली पार्टिजन रहे हैं, इन्होंने जर्नलिज्म के साथ डिसर्विस की है। They have betrayed the ethics of journalism. सवाल ये कि ऐसी अगर पत्रकारिता हो रही है तो क्या इसका इलाज भी है, कुछ करना भी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने रिपोर्ट जरूर लिखाई है, क्या कानून के दायरे में कुछ किया भी जा सकता है? इस पे आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी। आज 3 तलाक के खौफ से बेखौफ खड़ी है बेटियां। कितनी मुश्किल से अकेले पाला मैंने इसे, पर मेरी बेटी को ये डर नहीं। 3 तलाक से आजादी कबूल है। जीत बड़ी। देश की रक्षा की कमान लिए सबसे आगे खड़ी है बेटियां। अब हम भी पूछ सकते हैं। जीत बड़ी। मुद्रा योजना से देश की प्रगति को नई रफ्तार दे रही है बेटियां। लोगों ने पूछा दुकान खुल गई तेरी, मैंने कहा नहीं, पंख खुल गए हैं मेरे। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम कलम के दंगाइयों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के दंगों को लेकर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरह से इन दंगों को एक तरफा, भड़काऊ और बहुत हद तक
फेक रिपोर्टिंग करी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। आरती टीकू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ साथ नीरजा चौधरी जी और प्रमोद सिंह जी, 3 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरजा जी, कहीं ना कहीं जो एक प्रमोद जी ने और साथ साथ आरती जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक लगता है कि शायद एक इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम को, ठीक है, प्रधानमंत्री से तकलीफ हो सकती है, आप प्रधानमंत्री की किसी भी चीज की आप आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सवाल ये कि आप इस तरह से भारत के खिलाफ एक मुहिम, क्योंकि अगर 370 को लेकर जो कुछ हुआ उसमें लगातार जिस तरह की फेक न्यूज फैलाई गई और आज जिस तरह से दंगों को लेकर, ये तो भारत के खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ रखी है। क्या आपको लगता है कानूनी रूप से कोई विकल्प है इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने का? देखिए, अगर कानून को का उल्लंघन किया है इस राइटिंग द्वारा तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं जिनके तहत आप कर सकते हैं। अगर देश का है तो हमारा प्रेस काउंसिल है, वहाँ जा सकते हैं, पर प्रेस काउंसिल के तो टीथ ही नहीं है, वो सेंसर कर देंगे, आप छाप देंगे थोड़ा सा और बात खत्म हो जाएगी, उसमें भी सालों साल निकल जाते हैं। तो वो तो कई लोग मानते रहे हैं ओवर द इयर्स की रेमेडी है ही नहीं। दैट प्रेस काउंसिल को इम्पार्शियल, फेयर और फिर उनको मजबूती से सामने आना पड़ेगा। तो ये पुरानी डिबेट है अशोक जी। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, राइट इकोसिस्टम है, अब अगर आप यूपीए का टाइम देख लीजिए, 2G के साथ जो बवाल हुआ था उसमें कहा गया था, विनोद राय ने जो कहा 1.7 लाख करोड़ की बात की थी और बहुत उस समय के कांग्रेसी भड़कते थे कि क्यों लिखा जा रहा है ये। लेकिन ये स्वतंत्रता है हमारे देश में मीडिया को और होनी भी चाहिए। और मैं कहूँगी अगर गलती भी करनी है टू अर्र ऑन द साइड ऑफ मोर फ्रीडम देन लेस फ्रीडम, क्योंकि मीडिया का वो रोल है, उसको हमें कब नहीं करना चाहिए। सरकार को क्रिटिसाइज करने में मुझे नहीं लगता कि हमको, अगर उसमें कुछ गलत भी स्टोरी होती है सरकार को क्रिटिसाइज करने में, हमें ठीक है वो बात हम कह सकते हैं कि उसमें चलिए थोड़ा सा आगे चले गए, मीडिया आगे चलेगी, लेकिन दंगों जैसी चीज में बिल्कुल आई एग्री विद दैट, सवाल उठता है कि आप क्या वो मैं बिल्कुल और ये भी मैं एक पॉइंट करके उस पर आती हूँ कि भारत के प्रति नफरत है। मुझे पता नहीं ये सही लगेगा कि नहीं कि उसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि भारत की लोकतंत्र पे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत बोलता था कि लोकतंत्र है और पाकिस्तान के बारे में अलग बात होती, पाकिस्तान तो ऐसा ही है। आज अगर आप जाइए आम जगहों पे, मुझे कोई बता रहे थे जो आए हुए हैं, पब्स में जाइए, मीडिया को भूल जाइए, वहाँ लोग करते हैं भाई हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह हो गया है। तो ये जो धारणा बनी है, मुझे लगता है ये सिर्फ मिसचिफ से नहीं है और कहीं ना कहीं हमें भी अपना देखना पड़ेगा कि हमारे से क्या गलतियां हुई हैं। क्या आपको लगता है वास्तव में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो गया? क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल यही है कि वेस्टर्न मीडिया मैं कह रही हूँ वेस्ट के लोगों में ये धारणा बन रही है। यही कह रहा हूँ मैं, इसलिए वही कह रहा हूं कि यही जो मीडिया था जिसको मैं आज कलम के इन्होंने तो तस्वीर पेंट करी, इन्होंने कहा कि इस तरह से अत्याचार हो रहा है। अगर आप ये दिखाएंगे कि दिल्ली में एक समुदाय विशेष को टारगेट, तो लोग यही कहेंगे कि भारत कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों पर अत्याचार हो रहा है वैसे, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। अशोक, एक चीज मैं कंप्लीट करती हूँ, आपका रियल सवाल जो था पहले, कि मुझे लगता है ये दिल्ली के जो दंगे हुए हैं ना, इसमें एक क्रेडिबल ग्रुप, क्रेडिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर इम्पार्शियल क्रेडिबल ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया भी इतना पोलराइज हो गया इस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स, आइडियोलॉजी नहीं एक मैटर करती है, राइट लेफ्ट नहीं मैटर करता, मीडिया के लिए फैक्ट्स मैटर करते हैं। सवाल यह है कि जो क्रेडिबल आपकी संस्था होगी उसको भी तो अगर एक वर्ग चाहेगा तो उसको डिस्क्रेडिट कर देगा, कहेगा कि ये तो हम उसको मानते ही नहीं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई मीडिया हाउसों ने, मैंने आपको दिखाया भी था, याद होगा, हर्ष मंदार जी, कविता कृष्णन की एक टीम जाती है एएमयू में और वो एक रिपोर्ट देती है, वो वायर छाप देता है और कहता है कि देखिए पुलिस ने वहां पर अत्याचार किया, जबकि जब वीडियो आते हैं तो वीडियो में साफ दिखाते हैं कि गेट जो है छात्रों ने तोड़ा और छात्रों ने पुलिस पर अटैक किया। तो सवाल है क्रेडिबल। उनके जो एक्स प्रेसिडेंट फैजुल हसन का बयान आपने सुना? नहीं, मैं ये बता रहा हूं, मेरा सिर्फ कहना है क्रेडिबल हम किसको मानेंगे, ये भी तो सवाल हो जाएगा। जो नीरजा जी बोल रही है कि वेस्ट में ये एक इंप्रेशन है, एक धारणा है बन रही है, नॉट नेवर यूज्ड टू बी द केस, हाँ, जो बन रही है वो उस पे भी हमको सोचना चाहिए कि क्यों बन रही है। जो आप रिपोर्टाज देख रहे हैं, जो ओपिनियन पीसेस आप देख रहे हैं इंडिया के बारे में,
जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट आई है तब से मैं कहूँगी, वो जितना भी आप रिपोर्टाज देख रहे हैं, ओपिनियन देख रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, वो ओवरऑल इंडिया के बारे में नेगेटिव रिपोर्टाज है। तो ऑब्वियसली उससे धारणा जो इम्प्रेशन बनेगा ग्राउंड लेवल पे, जो लोग देखेंगे पढ़ेंगे, उसकी तो ऑब्वियसली एक इम्प्रेशन पड़ेगा लोगों पे। दूसरी बात कि ये जो इम्प्रेशन अगर प्रिवलेंट है, क्योंकि मैं यूएस में अभी हाल में ही थी और वहाँ पे यूएस कांग्रेशनल हियरिंग पे भी मैं गई थी, तो जो मुझे वहाँ समझ आया ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल लेवल पे जो सिचुएशन है, वो ये है कि डेमोक्रेट्स और जो जितना भी लेफ्ट इकोसिस्टम है वो ऑब्वियसली वो मानता है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान जैसा बन गया है या बन रहा है। इनफैक्ट कई लोग मानते हैं कि वो बन गया है। इनफैक्ट कई लोग ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव, वो ज़्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको उससे समझ आएगा कि कौन ये नैरेटिव चला रहा है, कौन ये किस तरह की जो ओपिनियन है कौन चला रहा है। अगर पाकिस्तान जो टेरर एक्सपोर्ट करता है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह के ओपिनियन पीसेस न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे और छपवाए भी, इंडिया को एक नाज़ी स्टेट बोल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाशिस्टिक बोल दिया, जो जिस तरह की जो ये टर्मिनोलॉजी है जो क्रॉस बॉर्डर टेरर के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, वो इंडिया के खिलाफ की जा रही है और ये वेस्टर्न प्रेस में हुआ है। तो ये मानना कि ये धारणा जो है वो कहीं ऊपर आसमान से निकल के ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए एक कंसर्टेड एफर्ट लगाया जा रहा है। बिल्कुल वो आपने पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आज भी हमको याद है कि जब इमरान खान यूनाइटेड नेशन गए थे, यूएन गए थे, तो बाकायदा उन्होंने वहां पर एक जो है पीआर एजेंसी हायर की थी, करोड़ों रुपया फूका था कि किस तरह से भारत को बदनाम किया जाए। तो क्या प्रमोद जी कुल मिलाकर ये पैसे का ही खेल है? इमरान खान का जब इसको यूनाइटेड जो यूएनजीए का एड्रेस था, उसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फुल पेज का उनका आर्टिकल छपा था, पूरा विज्ञापन छपा था। उसमें कश्मीर की वो जो फर्जी बहुत मॉड पिक्चर्स लगाए गए, डॉक्टर्ड पिक्चर्स लगाए गए, भारत के बारे में कहा गया। तो वहां पे तो यह है कि उनका अपना बिजनेस है, आप दीजिए। अब यूएस में इतनी लॉबिंग फर्म से, आरती जी वहां रही हैं, जानती है, मैं एंटवर्प में रहा हूं, मैंने वहां देखा, वहां अगर करीब 2500 लॉबिंग फर्म्स हैं दुनिया की, जो दुनिया के लोग मतलब आप जो चाहें उसके लिए वो गवर्नमेंट्स के साथ, ईयू के साथ और यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ, यूरोपियन कमीशन के साथ लॉबी करती हैं आपके लिए। ऐसा वहां पे, ऐसा क्या मतलब लॉबिंग फर्म्स वहां पे लीगल, आप पैसा दीजिए और अपने लिए जो कराना कराइए। तो जो मेरा मानना, जो वेस्टर्न प्रेस में भी अभी आप एक पाकिस्तान का एक और कैरेक्टर है, अब ये कश्मीर का ही था, अब सर फाई करके हैं, फाई फाउंडेशन, जी, वो हम अभी भी वहां से हर हफ्ते मेल आती रहती, कश्मीर में हो रहा, कश्मीर में हो रहा, कश्मीर में हो रहा। तो वो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो कंटिन्यूअसली झूठ करके देते हैं ताकि जनता सच मानने लगे। जबकि ऐसा कुछ, जैसे आरती जी बोल रही थी कि वो वहां पे मस्जिद, कश्मीर वाला तो वाकई में अगर जेनोसाइड कोई होता है तो वही था, मस्जिद से नारे, मस्जिद से बोला गया कि आप लोग चले जाइए, नहीं तो फिर आपके साथ हुआ जो होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।